नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन मुख्य तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी की एक ऐसी मैराथन वीडियो यहां पर कराने वाला हूं जिसमें संपूर्ण ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पूरी तरह समाप्त किया गया है। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण भूगोल मात्र एक वीडियो में यहां पर आपको कराने वाला हूं। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहां स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर यहां पर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर भारत के शोध संस्थान मैत्री मैत्री भी है, उसी के साथ गंगोत्री भी भारत का ही है, और एक तीसरा भी यहां पर नोट कर लीजिएगा, भारती भारती। ये तीन शोध संस्थान जो कि भारत के ही हैं, परंतु ये किस महाद्वीप में है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित एक मुख्य तथ्य यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बर्फ की जो चादरें हैं, बर्फ की चादरों से ये महाद्वीप पूरी तरह ढका रहता है। यहाँ पर मानव का स्थायी निवास यानी कि स्थायी लोगों का निवास यहाँ पर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी परीक्षा में आने लायक हैं उनको भी मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर लिया है। यहाँ पर मैत्री और भारती जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है, भारत के शोध संस्थान। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं पाया जाता है। भारत के भी शोध संस्थान मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पर स्थित हैं। अन्य देशों की भी यहाँ पर शोध संस्थान स्थित हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि कथन पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर कौन सा होगा? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोनों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है और ये 88 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य के नजदीक ग्रहों का क्रम बढ़ती दूरी के अनुसार आपसे पूछा जाता है। नंबर 1 पे है आपका बुध। बुध शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। ये होता है ग्रहों का क्रम जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कथन ए, कथन बी, यानी कि कथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिल्कुल सही यहाँ पर बोला गया है। कारण क्या है? इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ पर दोस्तों दोनों सही हैं। कथन का कारण भी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इस प्रकार सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3, ए और बी दोनों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी जो है अपनी जहां पर हम लोग रहते हैं उसके जैसा ग्रह कौन सा है? उसके जैसा ग्रह है शुक्र। शुक्र को क्या बोलते हैं? भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोलते हैं। चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं दोस्तों? चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही बोलते हैं। आकृति कैसी है? अपनी पृथ्वी जैसी है शुक्र की भी, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक, चाल।
यहाँ पर ABCD ABCD, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। यहाँ पर मानचित्र के घटक आपसे पूछे गए हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। दूरी दूरी होती है, दिशा होती है और उसी के साथ प्रतीक होते हैं। यानी कि आपके जो मानचित्र हैं उनके 3 प्रमुख घटक होते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी हो गई, दिशा हो गई, प्रतीक हो गई। ABC यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका तीसरा वाला करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करने से पहले यहाँ पर मैंने मानचित्र से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पर आपके लिए ले लिए हैं, जो कि परीक्षा में आपके कई बार पूछे गए हैं। मानचित्र जो होते हैं वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका भौतिक हो गया, दूसरा राजनीतिक हो गया, तीसरा आपका होता है थीमेटिक, जिसको मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूं। तीसरा होता है थीमेटिक। अब यहाँ पर बात करेंगे भौतिक मानचित्र की। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोला जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र कैसे होते हैं, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरने, इन सभी को दर्शाने वाले मानचित्र को बोलते हैं भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र। एक पहला यहाँ पर प्रकार हो चुका है भौतिक मानचित्र का। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें क्या होता है राज्य की सीमाएं, गांव की, नगर की, शहर की, यानी कि सभी की सीमाएं को सम्मिलित करते हुए देश राज्य इसमें आपका दर्शाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ थीमेटिक मानचित्र की। थीमेटिक मानचित्र आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जो कि सड़क मानचित्र, यानी कि सड़क को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? थीमेटिक। वर्षा को दर्शाने के लिए थीमेटिक, वन तथा उद्योग आदि को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। क्या लिखा हुआ है? मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 5 नंबर का, यानी कि 5 नंबर का। कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुने। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल राइट बोला गया है। 32.87 यहाँ पर होता है इसका, ठीक है। लद्दाख, उत्तर लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत का जो विस्तार बताया गया है लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, वो 3200 किलोमीटर है। यहाँ पर भी सही कहा गया है। पूरब से यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ यानी कि गुजरात तक का विस्तार 2900 किलोमीटर तक का है। यहाँ पर तीनों ही कथन राइट दिए गए हैं। ऑप्शन इसका 4 वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि सही कथन चुने। कथन ए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कथन दूसरा कहता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर पहला ए सही होगा, दूसरा सही होगा, या दोनों सही होंगे, या इनमें से सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। चलिए अगर मैं बात करूं प्रकाश की गति जो है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। दोनों यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा इसका राइट जवाब होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही है? पृथ्वी के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? कथन ए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। तो यहाँ पर आपको सही वाला बताना है। पृथ्वी जो दोस्तों होती है ये है अपनी प्यारी पृथ्वी। ये जो ध्रुवों पर होती है यहाँ पर और ऊपर, ठीक है। ये ध्रुवों पर कैसी है? ये ध्रुवों पर है चपटी। चपटी होने का कारण इसको क्या बोलते हैं? भू आब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भू आब इसको बोलते हैं। पहला वाला यहाँ पर इसका करेक्ट दिया गया है। दूसरा वाला यहाँ पर बोलता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा है। पहला आपका है बुध, दूसरा है शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी
पृथ्वी है तीसरा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस प्रकार से इन ग्रहों का क्रम है, यानी कि पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ये भी यहाँ पर सही बोला गया, पहला भी सही बोला गया है। आकार में पांचवा ग्रह है, ये भी सही है। यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 वाले राइट आंसर होंगे ए बी और सी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है आपका बुध। बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, केवल दूसरा या दोनों सही हैं? ना तो ए ना तो बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपका क्या है, बंगलुरु का दक्कन पठार है, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। देश में जो सबसे पहला जो सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण किया गया था वो बेंगलुरु में ही किया गया था, सिलिकॉन घाटी के नाम से उसको जानते हैं। दोनों यहाँ पर राइट हैं आपके, दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर दिए गए हैं। मैं अगर भारत की बात करूं, भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी बोला जाता है और दुनिया में किसको, कैलिफोर्निया को बोला जाता है। विश्व की सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा विश्व की सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं? सिलिकॉन घाटी बोलते हैं कैलिफोर्निया को। किसको? कैलिफोर्निया को बोला जाता है। भारत की बात करूं तो बेंगलुरु भारत की है। आते हैं अगले प्रश्न पर, यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? पहाड़ों पर मृदा का कटाव है, उसको रोकना है तो आपको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? समोच्च रेखीय रक्षक मेखला मल्चिंग विधि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, समोच्च रेखीय जुताई की आवश्यकता पड़ती है पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए मल्चिंग विधि से क्या होता है, रक्षक मेखला क्या होती है, समोच्च जुताई क्या होती है, तो इनको भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी चीजें एक एक करके जो महत्वपूर्ण है उन सभी को यहाँ पर लगाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। मल्च बनाना, मल्च विधि क्या है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म जो होते हैं वो तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। यहाँ पर इससे क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है। एक यहाँ पर आ चुका है समोच्च रेखीय जुताई, जिससे कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है, जिसको सीढ़ीदार खेती के नाम से भी जानते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? ये होती हैं तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। यानी कि पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आपकी परीक्षा में पूछा गया है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें करती हैं? ये करती हैं पवन की गति को रोकने के लिए मदद करती हैं। इतना आप याद रखेंगे। समोच्च रोधिकाएं क्या होती हैं? एक तो समोच्च रेखीय जुताई होती है, वहीं एक समोच्च रेखीय रोधिकाएं होती हैं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को दूसरे के साथ यहाँ पर मिलान करिएगा। चलिए कर लेते हैं मिलान करना है आपको। एक तरफ है स्थानांतरणशील कृषि का नाम, दूसरी जगह पर है उसका स्थान, ठीक है ना। अब कर लो इसका मिलान। झूमिंग इसको कहाँ बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग।
यहाँ पर मिल्पा लिखा हुआ है, मिल्पा बोलते हैं इसको मैक्सिको में, मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा। लदांग बोलते हैं मलेशिया में, रोका बोलते हैं ब्राजील में। बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। शायद इस बार 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, इसको आप जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मलेशिया में दोस्तों क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। मलेशिया में दोस्तों क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। और इंडोनेशिया में भी इसको लदांग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ब्राजील की, ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा बोला जाता है। भारत में तो झूमिंग इसको बोलते ही हैं। मलेशिया में क्या बोलते हैं? मलेशिया में इसको बोलते हैं लदांग। क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था वो इस स्टेटमेंट से एग्जामिनर ने डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया था। जैसा कि एनसीईआरटी का यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दिया है, स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लदांग मलेशिया में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आखिर स्थानांतरित कृषि आखिर होती क्या है? अमेजन बेसिन के घने, यहाँ पर लिखा है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में यह कृषि जो है ये प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, आलू, रतालू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्त होते ही भूमि को छोड़ दी जाती है। कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। यानी कि पेड़ पौधों को काटकर जलाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, जिसको भारत में क्या बोलते हैं? झूमिंग बोलते हैं। और अन्य देशों में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? इसमें आपके पशु भी पाले जाते हैं। पशुओं का जो चारा होता है उसको भी इसमें क्या किया जाता है? उगाया जाता है। उगाने के साथ साथ इसमें आपकी फसल भी की जाती है, फसल भी इसमें की जाती है। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पर मिश्रित कृषि में की जाती हैं। पशुओं को भी यहाँ पर चराया जाता है, चारे वाली फसल उगाई जाती है, 1-2 वैसी वाली भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? परीक्षा के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे स्रोत से संबंधित कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ स्रोत के बारे में। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर गैर परंपरागत स्रोत होता क्या है। गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरण स्रोत के नाम से भी जानते हैं, नवीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? असमाप्त। असमाप्त, जो कभी समाप्त ना हो उनको बोलते हैं नवीकरण या गैर परंपरागत स्रोत। अब आते हैं विकल्पों पर। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण के अंतर्गत आते हैं। पहला यहाँ पर राइट है। परमाणु ऊर्जा दोस्तों एक बार में खत्म हो जाती है यूज करने के बाद, यानी कि ये गैर परंपरागत के अंतर्गत नहीं आएगा। भूतापीय ऊर्जा नवीकरण होती है, यानी कि ये गैर परंपरागत हो जाएगी। बायोगैस भी अपशिष्ट से निर्माण किया जाता है, जो कि नवीकरण यानी कि गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा यहाँ पर इसका गलत है। दूसरा जिन जिन में होगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा वाला भी यहाँ पर आपका कैसा दिया गया है? गलत दिया गया है। यहाँ पर सी वाला भी गलत दिया गया है, डी वाला भी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों पहला, तीसरा और यहाँ पर चौथा इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है।
सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको करना क्या है, मिलान करना है। जैव मंडल यहाँ पर दिया गया है, वायुमंडल, जल मंडल यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पर जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है पृथ्वी का जहाँ पर स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि पहले का यहाँ पर होगा थर्ड वाला, जिसको मैंने गोले के अंदर यहाँ पर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। जैव मंडल का मिलान किसके साथ होगा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, वायु भी होना चाहिए, जो कि जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल उसको बोलते हैं। ए का यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों, सभी लोग जानते हो, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जलीय क्षेत्र क्या होता है, जलमंडल वाला होता है। यहाँ पर सी का जाएगा सेकेंड के साथ। अब यहाँ पर बात करें स्थल मंडल का परत, जो कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बता दिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता क्या है, इस पर बात करेंगे। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन परत, रेडियो प्रेषण, मौसम संबंधित घटनाएं, पतली वायु। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लिया तो परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर जरूर से जरूर पक्के हो जाएंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यहाँ पर ओजोन परत, ओजोन परत को क्या बोलते हैं, समताप मंडल, यानी कि ए का जाएगा यहाँ पर थर्ड के साथ। ए का जाएगा थर्ड के साथ। रेडियो वाली तरंगें होती हैं ये बहिर् मंडल में। कौन से मंडल में होती हैं, ये होती हैं बाह्य मंडल में। बी का जाएगा चौथे के साथ। पतली वायु ये पाई जाती है बहिर्मंडल, जो कि अंतिम परत होती है। मौसम की घटनाएं कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्षोभ मंडल का मिलान किसके साथ होगा, यहाँ पर होगा मौसम की संबंधित सभी घटनाएं। ठीक है, तो मौसम वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पर सी का फर्स्ट के साथ। सी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में ही यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ओजोन परत को क्या बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के साथ होगा ओजोन परत का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। रेडियो वाली तरंगे अगर आपसे परीक्षा में पूछी जाए तब आपको बताना क्या है, बाह्य वायुमंडल। यहाँ पर इतना आपने समझ लिया। पतली वायु या तमाम गैसें जो तरल मात्रा में तैरती हैं वो तैरती हैं बहिर्मंडल में। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन 17 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की सतह ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है, आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपकी क्या होती है, पृथ्वी की सतह जो कि सबसे ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। परपटी यह सबसे पतली परत है, ये सबसे पतली परत होती है। बिल्कुल राइट बोला गया है दोस्तों। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। अधिक किसकी होती है, किसकी होती है, महासागरीय परपटी की अधिक होती है और महासागरीय परपटी की कम होती है। दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों राइट दिए गए हैं। सेकेंड यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एलुमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो आपकी परपटी होती है, परपटी को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। सियाल किसको बोलते हैं, परपटी को बोलते हैं। ठीक है, तो सियाल का मतलब होता है, SI का मतलब होगा सिलिका, एल का मतलब होगा एलुमिना। पहले वाला यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर कैसा है, करेक्ट दिया गया, परंतु असत्य यानी कि गलत आपको बताना है। महासागरीय परपटी को क्या बोलते हैं, महासागरीय परपटी को बोलते हैं सीमा। सीमा SI का मतलब होगा सिलिका, Ma का मतलब होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और सिलिका। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर आयरन कर दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था मैग्नीशियम। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल होती है, वह क्रोड होता है। सही है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि निकेल और लोहे से बनी होती है, यानी कि क्रोड को निफे भी बोला जाता है। निकेल और फेरस, निकेल फेरस यानी कि लोहा, ये भी सही है, पहला भी सही है यहाँ पर।
तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है। गलत वाला यहाँ पर आपको बताना था, जो कि राइट आंसर माना जाएगा। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसको जूम करके आपको बताना चाहूंगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, आपकी जो पृथ्वी होती है वो मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित है। ऊपर वाली आपकी पर्पटी होती है, उसके बाद में आपकी होती है मेंटल, मेंटल होती है, ठीक है, लास्ट में आपकी होती है आंतरिक क्रोड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ऊपर होती है पर्पटी, जो कि सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सैंती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। समुद्र सतह पर 5 किलोमीटर होती है, और वैसे ये महाद्वीपीय परत में कितनी होती है, 35 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ठीक है, महाद्वीपीय सैंती का मतलब है परपटी। क्या मतलब है इसका? मतलब है दोस्तों परपटी, जो कि सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। एसआई का मतलब क्या है? सिलिका होगा। एल का मतलब होगा एल्यूमिना, जिसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बात की गई महासागर परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती है, यानी कि सीमा से बनी होती है। इसका मतलब क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ पर साफ तौर पर बताया भी गया है। और उसके नीचे क्या होती है? मेंटल होती है, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इसकी आंतरिक परत क्रोड होती है। क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। निफे का मतलब होता है निकेल और फेरस, यानी कि निकेल और लोहा इसमें पाया जाता है। आशा करता हूं आपने इन सभी चीजों को यहाँ पर समझ लिया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है। बिल्कुल राइट। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल राइट। दोनों यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम मैंने आपको बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कहता है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री दोस्तों कौन कौन थे? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्यभट्ट, जो कि प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम जैसी पुस्तकों का निर्माण किया, लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कहता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर, विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? वो आपका है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की खासियत क्या है? यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं यहीं से होकर गुजरती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 4 प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं चारों प्रकार आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा 100%। सेरीकल्चर मिलान करना है, मिलान से आप यहाँ पर समझ लोगो। सेरीकल्चर की अगर बात की जाए, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीटों का पालन, यानी कि पहले का पहले के साथ यहाँ पर हो जाएगा। सेरीकल्चर क्या होता है? वस्त्र उद्योग। रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली का पालन, मत्स्य पालन। किसी विशेष निर्मित टैंक या तालाबों में मछलियों का जो प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ पर याद रखेंगे। वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की खेती। अगर मैं बात करूं हार्टिकल्चर की, इसमें क्या होता है? सब्जी, फूल, फलों की खेती। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पहले का यहाँ पर पहले के साथ हो जाएगा, पीसी का हो जाएगा मछली के साथ, यानी कि मत्स्य पालन। वीटी कल्चर का मतलब होता है सब्जी वाली खेती। हार्टिकल्चर का मतलब यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया वीटी कल्चर होती है अंगूर वाली खेती, हार्टिकल्चर होती है सब्जी वाली खेती, पीसी कल्चर होती है मछली पालन, सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन। अब आपको यहाँ पर कर लेना है इसको मिलान। यहाँ से देखिए पॉइंट जो कि एनसीईआरटी का मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि आप जानते हो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि में क्या होता है? कृषि में मृदा की जुताई होती है, फसलों को उगाना होता है, पशुपालन व विज्ञान कला, इसे खेती कहते हैं। खेती के बाद यहाँ पर बात की गई है सेरीकल्चर यानी कि रेशम का उत्पादन। उसके बाद पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है।
विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि, अंगूर की कृषि। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि, क्या बोलते हैं इसको, उद्यान, सब्जी हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, ये सभी आपके उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन 24 कहता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रहों के नाम। इनसेट, IRS, एडुसेट। यहाँ पर 3 आपके दिए गए हैं। एक आपकी परीक्षा में एडुसेट पूछा गया है। एडुसेट क्या है, जो कि एक अंतरिक्ष में भारतीय लोगों द्वारा निर्मित एक उपग्रह है। यहाँ पर दोस्तों सभी इसके राइट आंसर दिए गए। इनसेट भी भारत का ही है, ये भी, और एनुसेट, ये तीनों ही भारत के प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम, कैसे हैं, कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्माण किए गए उपग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 25, कथन ए कहता है कि वे स्थान जो ग्रीनिच के पश्चिम में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है। यानी कि जो पश्चिम में होते हैं, वेस्ट में होते हैं, उनका समय कैसा होता है, आगे होता है। क्या उनका समय आगे होता है दोस्तों? और पूरब में जो होते हैं, जो स्थान पूरब में है, उनका समय कैसा होता है, पीछे होता है। बिल्कुल पहला यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, पहला यहाँ पर गलत दिया गया है। जो स्थान दोस्तों पूरब में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, पूरब में होते हैं, वे आपके आगे होते हैं, उनकी यानी कि उनका टाइम आगे होता है। जबकि पश्चिम में जो होते हैं, उनका टाइम माइनस में होता है, यानी कि पीछे चलता है। तो यहाँ पर पहला ठीक विपरीत दिया गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, यहाँ पर ये करेक्ट है। कथन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ए गलत परंतु बी सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि दो भूभागों को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी को नाम से जाना जाता है। जल संधि, स्थल, डमरू मध्य, द्वीप, खाड़ी। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, दो भूभाग को जोड़ने वाली को कहते हैं स्थल, डमरू मध्य। वहीं जल वाले भागों को जोड़ने वाली, जल को जल से भाग को जोड़ने वाली को बोलते हैं जल संधि। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका दूसरा वाला। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर भी आया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल संधि। स्थल का वह है संकरा भाग जो बड़े दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं, जिसको स्थल डमरू मध्य भी बोला जाता है। जल संधि यहाँ पर लिखा हुआ है पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों, समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। भारत व श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। ठीक है, अब बात यहाँ पर दोस्तों करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है, इसमें क्या होता है, मौसम की कोई भी घटना इसमें नहीं होती है, मौसम से निर्मुक्त होता है, मुक्त होता है। इसीलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना गया है। और समताप मंडल को ओजोन लेयर, ओजोन परत के नाम से भी इसको जानते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम वाली घटनाएं, आंधी, तूफान, कोहरा, ये सभी किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है। बहिर्मंडल में क्या होती हैं, गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तमाम प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर का क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करें। निम्न वायुदाब, ये भी नहीं, राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला। बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होने के कारण समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है ना, थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कहता है कि मध्य मंडल की क्या विशेषता है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है, बिल्कुल राइट बोला गया है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये भी राइट बोला गया है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है, ये भी सही बोला गया है। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। क्वेश्चन 31 कहता है कि विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? चीन में, भारत में, अफ्रीका में।
यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन चाइना। चाइना में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। लोयस निक्षेप है, ये किसका निक्षेप है? ये है पवन का निक्षेप। यानी कि जो पवनें हैं ये रेगिस्तान में सक्रिय होती हैं। कहाँ पर सबसे ज्यादा चलती हैं? रेगिस्तान, जहाँ पर बालू होती है वहीं पर चलती हैं। वहां पर ये निक्षेपित आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं लोयस। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोयस बोलते हैं। जो कि सर्वाधिक कहाँ पर मिलती हैं? ये चाइना यानी कि चीन में सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ से इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी यहाँ पर आपको कराते हुए चलता हूँ, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। यानी कि जो पवनें सर्वाधिक अपर्दन और निक्षेपण करती हैं वो कहाँ पर करती हैं? वो करती हैं रेगिस्तान में। कहाँ पर करती हैं? रेगिस्तान में करती हैं। रेगिस्तान में छत्रक सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वालू का डिब्बा। वालू का डिब्बा पवन बनाती है, जिसको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू के कण बहुत अधिक दूर तक मतलब कि निक्षेपित हो जाते हैं तो इनको लोयस बोला जाता है। पवन जो होती है बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाती रहती है, उसी को बोला जाता है लोयस। लोयस यहाँ पर लिखा है चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो कि यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसको मैंने अभी आपको करवाया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 32 की। कहता है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसको बोलते हैं आग्नेय सेल। सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है आग्नेय सेल, दूसरे नंबर पे होता है आपका अवसादी सेल, तीसरे नंबर पे होता है कायांतरित, जिसको परावर्तित सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने आग्नेय सेल आपको बता दिया, जो कि मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। अवसादी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म जीवाश्मी 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 सेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें परत पाई जाती है, इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी बोला जाता है। इतना यहाँ पर आप याद रखेंगे। कायांतरित क्या होता है? आग्नेय और अवसादी दोनों सेल का उच्च दाब ताप के कारण ये पिघलने लगती हैं, उसी का निर्माण होता है कायांतरित का। ठीक है ना? तीनों को मैंने यहाँ पर समझा दिया। राइट आंसर यहाँ पर आग्नेय सेल इसका हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तीनों चीज को नोट भी यहाँ पर कर लिया है आपकी सुविधा के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं। देखते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेटरी सेल, रुकायांतरित मेटामॉर्फिक। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल, यानी कि आग्नेय सेल बोलते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। इतना आप याद रखेंगे यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर दूसरे नंबर के सेल की, अवसादी सेल की। अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म कीट जीवाणुओं को भी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जीवाश्मी। क्या बोला जाता है? जीवाश्मी सेल भी बोला जाता है। तीसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च दाब ताप के कारण कायांतरित में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, जो कि यहाँ पर है आपका कायांतरित यानी कि रूपांतरित। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति ये हुई है फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप जिसको देख सकते हैं। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस, जिसका अर्थ होता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में है। जहाँ पर क्या है? एक सींग वाला गैंडा। गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? असम। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की।
कहता है कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? वो दोस्तों कहलाती हैं स्टैक। ये तीनों आकृतियां समुद्र के द्वारा ही निर्मित हैं। तीनों किसके द्वारा हैं? समुद्र के द्वारा हैं। स्टैक ये भी समुद्र के द्वारा बनाई गई आकृति होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। चलिए आपको दिखा देता हूँ इसको। समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों को टकराती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ से ये और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा बोलते हैं। ठीक है, पहले किसका निर्माण होता है? समुद्री गुफा का निर्माण होता है। उसके बाद में तटीय मेहराब आ जाता है। फिर उसके बाद में दीवार जैसी संरचना बचती है, जिसको स्टैक बोला जाता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर आपको समझना था। अगला क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछ लिया। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चुनें। पवन अपरदन, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, मानव निर्मित शैलों का गिरना। यहाँ पर कौन सा होगा जवाब? आपका होगा सेकेंड वाला। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से क्या होता है? समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता कौन सी है? मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। बिल्कुल राइट। यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है। राइट। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, शीत ऋतु में ठंड होती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में तीनों यहाँ पर आपके सही हैं, ABC, यानी कि सभी यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हों तो उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों लावा। ठीक है, क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। लेकिन आपको बताना क्या, छिद्र जहाँ से मुख खुलता है तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। यानी कि ये जो परिभाषा दी गई है, ये ज्वालामुखी की परिभाषा यहाँ पर दे दी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सकरे भाग को बोला जाता है जैव मंडल। बायोस्फीयर इसको बोला जाता है। क्वेश्चन 40 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य गलत वाले कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है। बिल्कुल राइट। बायोगैस ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण होती है। राइट। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। गलत। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त करती है। राइट। तो यहाँ पर गलत कैसे हुआ? जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है, ये समाप्त कभी भी नहीं होते हैं, ये असमाप्त होते हैं। यहाँ पर समाप्त लिख दिया यानी कि खत्म होने वाली, तो इसलिए गलत हो गया। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना था, तो इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर राइट माना जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए वो वाला सुझाइएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नवीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी आपके कैसे नवीकरण हैं। इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित ना हो, यानी कि पर्यावरण बचा रहे। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। 65 यहाँ पर है 15 से 65 वर्ष के आयु वाले लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यानी कि 65 से लेकर 65 यानी कि 15 से लेकर 65 वर्ष की जो जनसंख्या होती है वो कैसी होती है? क्रियाशील जनसंख्या होती है, आर्थिक रूप से सक्रिय होती है, यानी कि अपने पैरों से खड़े होकर वो कुछ भी कर सकती है। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है आश्रित लोगों में 15 वर्ष से कम आयु, 65 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग लोग सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक अधिक जो लोग होंगे उनको आश्रित रहना पड़ता है। जैसे 15 वर्ष से कम का है तो वो अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, विभिन्न प्रकार से आश्रित रहता है। 65 वर्ष की जो जनसंख्या हो जाती है, बूढ़ी जनसंख्या हो जाती है, जैसे दादा दादी, तो उनको भी आश्रित रहना पड़ता है लोगों पर, वो ज़्यादातर बीमार रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे दोनों कथन आपके राइट दिए गए हैं। यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करे, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। ऐसा विकास आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, इस प्रकार से संसाधनों को खर्च करना चाहिए, वही होता है सतत पोषणीय विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, बिल्कुल हवा मिट्टी जल ये सभी प्रकार प्राकृतिक है। राइट, एक दो दोनों यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 45। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी उपयोगी विधि होती है? शुष्क यानी कि जहाँ पर कम वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ड्रिप यानी कि टपकन विधि। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।